हेलो बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रक्षेप गति। और बच्चों ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। तो इसे आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ताकि इस स्क्रीनशॉट के जरिए आप जो है नोट्स बना चुके, ठीक है बच्चों। और हम लोग इसके पहले भी कई पार्ट पढ़ चुके हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों प्रक्षेप गति। देखिए बच्चों, प्रक्षेप गति को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है बच्चों। और प्रक्षेप गति जो है एक द्विविमीय गति है। लेकिन बच्चों प्रक्षेप गति दिखता कैसे है, इस बात की चर्चा किया जाए। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें कि प्रक्षेप गति दिखता किस प्रकार का है, तो जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि कोई वस्तु है, ठीक। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई ये मान लीजिए धरातल हो गया आपका, ठीक है। और अगर धरातल से किसी वस्तु को आप ऐसे ऊपर फेंकिए तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, लेकिन वो फिर कहां आके गिरेगा, नीचे गिरेगा। तो अगर किसी वस्तु को धरातल से किसी कोण पर फेंका जाए, ठीक है ना, तो वो इस प्रकार गति करता है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो अगर वो इस प्रकार की गति करेगा तो उसे हम कह देंगे प्रक्षेप, ठीक है बच्चों। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, आप फेंकते होंगे तो कुछ दूर तक तो ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर कहां आता है, वो नीचे आने लगता है। तो इस प्रकार की अगर गति हमें कहीं देखने को मिलती है परवलयाकार पथ की, ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं बच्चों प्रक्षेप गति, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं प्रक्षेप गति की, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, जब किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्राकार पथ पर गति करता है। अब पिंड की इस गति को क्या कहा जाता है, प्रक्षेप गति, ठीक है बच्चों। जब भी किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में, ठीक है, प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है गुरुत्वीय त्वरण जी के अंतर्गत, तो वह एक वक्राकार पथ पे गति करता है और इस प्रकार के गति को प्रक्षेप गति कहा जाता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद पिंड द्वारा तय किए गए पथ को क्या कहते हैं, प्रक्षेप पथ। बच्चों जो ये वक्राकार पथ मिलेगा हमें गति करने पर, कौन सा पथ मिलेगा, वक्राकार पथ। जैसा कि हम बता चुके हैं आपको, मान लीजिए कि अगर ये क्षैतिज हो गया तो फेंकेंगे तो ऐसे आएगा। इस वक्राकार पथ को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप पथ कहते हैं, ठीक है। तथा फेंके गए पिंड को क्या कहते हैं, केवल प्रक्षेप कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो वक्राकार पथ को प्रक्षेप पथ कहेंगे, ठीक है। और जिस पिंड को फेंका जाएगा उसे कहा जाएगा प्रक्षेप, यानी प्रोजेक्टाइल, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका। अब बच्चों उदाहरण की बात करें कि प्रक्षेप गति के उदाहरण कौन कौन से हैं, ठीक है। तो प्रक्षेप गति का पहला उदाहरण है छत से फेंकी गई गेंद। अब बच्चों छत से फेंकी गई गेंद कैसी गति होगी, प्रक्षेप गति होगी। अब कैसे होगी ये देखते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए सपोज ये छत हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि ये छत हो गया और ये आपका उसकी ऊंचाई हो गई। अब बच्चों किसी गेंद को आप ऐसे फेंकेंगे तो धीरे से ऐसे ही तो आएगा वो। अगर किसी गेंद को आप ऐसे ऊपर फेंक दिए थीटा कोण पर, ऊपर जाके नीचे ही आएगा। तो बताइए, आप अगर देखेंगे तो ये जो पथ है पूरा का पूरा, ये कैसा है, वक्राकार ही तो पथ है, तो इसे प्रक्षेप गति कहा जाएगा। आप देखते होंगे कि छत पर से किसी वस्तु को फेंकिए तो ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो कहीं ना कहीं प्रक्षेप गति ही है। अच्छा बच्चों, अगर हम लोग मान लीजिए ये छत हो गया, हम लोग सीधे वस्तु को फेंकें, ठीक है, सीधे फेंकें, तो सीधे फेंकेंगे कुछ देर में कहां गिरेगा, नीचे गिरेगा। अगर मान लीजिए कि हम सीधे क्षैतिज ही फेंके तो कुछ दूर तक तो वो सीधे जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर वो कहां आने लगेगा, डाउनवर्ड। तो ये भी तो कहीं ना कहीं प्रक्षेप गति है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि अगर छत से किसी भी हम गेंद को या वस्तु को फेंकते हैं तो उसकी गति डेफिनेटली प्रक्षेप गति ही होगी। अगला है हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, ठीक है बच्चों। मान लीजिए कि ये सपोज कोई हवाई जहाज है, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग कि ये जो है कोई हवाई जहाज है, ठीक है। अब बच्चों हवाई जहाज है, यहां से अगर मान लीजिए कोई बम गिराया जाता है तो ये बम बच्चों देखिए कुछ दूर कहां जाएगा, ये बम जो है बच्चों कुछ दूर ऐसे आगे जाएगा फिर इस प्रकार से गिरेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी बम को गिराया जाता है हवाई जहाज से तो उसकी भी गति कैसी होगी, प्रक्षेप गति। अगली बात, तोप से छोटे गोले की गति, ठीक है बच्चों। तोप से छोटे गोले की गति, आप लोगों ने तोप देखा होगा, इंडिया का जो बोफोर्स तोप है वो एडवांस तोप है। तो तोप से भी बच्चों देखते हैं
कि तोप छोड़ा गया तो वो इस प्रकार से जाएगा और धीरे धीरे फिर कहां आएगा, डाउनवर्ड आएगा। तो बच्चों तोप से छूटे जो गोले की गति होती है वो भी प्रक्षेप गति होती है। ठीक है बच्चों, अगला है भाला फेंक में भाले की गति। आप लोगों ने बच्चों भाला फेंक देखा होगा, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए कि ग्राउंड हो गया, ठीक है ना। अब ग्राउंड से बच्चों अगर भाला फेंका जाता है तो ऐसे ऊपर जाके फिर कहां गिरता है, नीचे गिरता है। तो कहीं ना कहीं ये भी तो वक्राकार गति हुआ। तो भाला को अगर फेंका जाता है तो उसकी भी गति बच्चों वक्राकार गति ही होती है। ठीक है बच्चों, तो ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। और भी है बल्ले से मारने पर गेंद की गति। आप लोगों ने मैच देखा होगा और खेला भी होगा। तो अगर बल्ले से गेंद को मारा जाता है बच्चों तो जो गेंद की गति होती है ना वो भी कहीं ना कहीं किसकी गति होती है, वो भी प्रक्षेप गति ही होती है। ठीक है बच्चों, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल साफ आ रहा है, सही। ठीक है बच्चों, आइए और ये पॉइंट देख लीजिएगा, आगे ये मिलेगा आपको। क्या ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में उसके लंबवत प्रवेश करने वाले किसी आवेशित कण की गति प्रक्षेप गति का उदाहरण है। मतलब बच्चों कह रहा है कि जैसे मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान कौन सा क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और मान लीजिए कि लंबवत कोई आ गया पार्टिकल, लंबवत टकरा गया, लंबवत, तो ये जो गति करेगा ना ये गति करेगा ऐसे, प्रक्षेप गति। ठीक है, अगर कोई लंबवत पार्टिकल प्रवेश कर गया तो वो भी प्रक्षेप गति करेगा। ये बात हम लोग कक्षा 12 में पढ़ेंगे और विद्युत क्षेत्र वाले में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अब बच्चों प्रक्षेप गति की शर्तें, ऐसी क्या शर्तें हैं कि प्रक्षेप गति मानी जाएंगी। तो बच्चों पहला है कि त्वरण नियत हो। बच्चों प्रक्षेप गति के शर्त में पहला है कि त्वरण क्या होनी चाहिए, नियत। बच्चों त्वरण नियत का मतलब है कि त्वरण का जो मान है बच्चों, मान नहीं बदलना चाहिए, मान नहीं बदलना चाहिए प्रक्षेप गति के दौरान। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि प्रक्षेप गति के दौरान मान जी का मान नहीं बदलना चाहिए। और आप जानते हैं कि जी का मान 9.8 या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रक्षेप गति तभी होगा जब जी का मान ना बदले। दूसरा, प्राप्त ऊंचाई अधिक ना हो। मतलब बच्चों ऐसा नहीं कि प्रक्षेप गति में आप वस्तु को फेंकें तो बहुत ऊपर चला जाए, क्योंकि प्रक्षेप गति में अगर आप वस्तु को फेंकेंगे अब बहुत ऊपर चला जाएगा तो कहीं ना कहीं जी का मान बदल जाएगा। ठीक है, और जी का मान बदल जाएगा तो प्रक्षेप गति नहीं होगा। तो यही बात कहा जा रहा है कि प्राप्त ऊंचाई बहुत अधिक न हो, क्योंकि अगर प्राप्त ऊंचाई बहुत अधिक होगा तो इससे जी का जो मान है बच्चों बदल जाएगा, और जी का मान बदल जाएगा तो प्रक्षेप गति नहीं रहेगा। अगला, परास बहुत अधिक न हो। मतलब बच्चों ऐसा ना हो कि वस्तु को फेंका जाए तो परास का मतलब जाके वो 100 किलोमीटर दूर गिरे, ऐसा नहीं। परास जो है कम होना चाहिए। परास का मतलब ये है ना बच्चों, जैसे मान लीजिए कि ये धरती की सतह हो गई, ठीक है, अब धरती की सतह हो गई, अब यहां से फेंके तो जितनी दूर पे जाके गिरता है उसी कहते हैं परास। तो बच्चों ये परास का मान जो है बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर परास का मान बच्चों अगर बहुत ज्यादा हो गया तो कहीं ना कहीं इससे जी के मान में प्रभावित हो जाएगा, और तब बच्चों ये प्रक्षेप गति फिर से नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चों अगर बहुत ज्यादा हो गया तो आप लोग देख पा रहे हैं कि उससे जी की दिशा बदल जाएगी, और जी तो बदलना ही नहीं चाहिए। अगला है बच्चों, कह रहा है कि प्रारंभिक वेग कम होना चाहिए ताकि वायु का प्रतिरोध न बढ़ रहे। बच्चों जो शुरुआत का वेग है वो कम होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा हो गया तो हवा का प्रतिरोध ज्यादा होगा, और हवा का प्रतिरोध ज्यादा होने से जी पर इफेक्ट पड़ सकता है, इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला है वायु का प्रतिरोध नगण्य हो। मतलब बच्चों ऐसा नहीं कि हवा का प्रेशर इसमें शामिल है, हम जितने सब न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें हवा का प्रेशर, हवा का रेजिस्टेंस नहीं है। अगला बच्चों, प्रक्षेपण कोण 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री ना हो। मतलब बच्चों प्रक्षेपण कोण कुछ भी हो सकता है, 0 तो नहीं हो सकता, 90 नहीं हो सकता, 180 नहीं हो सकता। तो जो अगर ऐसा हो गया तो प्रक्षेप गति नहीं हो पाएगा, फिर कोई और गति हो जाएगा। ठीक है, फिर एक अक्ष के अनुदिश नियत त्वरण से गति करनी चाहिए। मतलब बच्चों एक अक्ष के नियत त्वरण से गति करना चाहिए, और त्वरण बदलना नहीं चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं, कर वायु प्रतिरोध नगण्य न होने पर। अगर बच्चों हवा का प्रतिरोध नगण्य नहीं होगा तब क्या होगा। कहा जा रहा है कि अगर हवा का प्रतिरोध नगण्य नहीं होगा तब क्या होगा। तो देखते हैं। देखिए,
अगर बच्चों वायु का प्रतिरोध नगण्य नहीं होगा तो क्या होगा? वस्तु को ऊपर जाने में कम तथा नीचे आने में अधिक समय लगेगा। अगर बच्चों वायु का प्रतिरोध नगण्य नहीं होगा तो ऊपर जाने में कम समय लगेगा, ठीक है। मान लीजिए ऊपर जा रहा है तो कम समय लगेगा और नीचे आ रहा है तो अधिक समय लगेगा, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगर वायु का प्रतिरोध नगण्य नहीं होगा तो ऊपर जाने में कम समय लगेगा और नीचे आने में अधिक समय लगेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है बच्चों। आइए आगे देखते हैं। बच्चों आगे कहा जा रहा है प्राप्त ऊंचाई h तथा परास r का मान घट जाता है, ठीक है बच्चों। अगर हवा का प्रतिरोध रहेगा तो सही बात है बच्चों, हवा का प्रतिरोध है और जैसे कहा जाए कि हम किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर फेंक रहे हैं तो हवा का प्रेशर तो उसको नीचे भेजेगा, तो कहीं ना कहीं हाइट तो घट ही जाएगा। अच्छा बच्चों, इसको नीचे भेजेगा मतलब वो उड़ने ही नहीं देगा, तो आर का भी मान बदलेगा। तो चलिए ठीक है, ध्यान रखिएगा कि प्राप्त ऊंचाई और परास हम जानते हैं कि जितना दूरी पे जाके गिरता है उसे हम कहते हैं आर, और जो मैक्सिमम ऊंचाई है इसी बोलते हैं एच। बच्चों अगर वायु का प्रतिरोध होगा तो इन दोनों के मान में कमी होगी, वृद्धि कैसे हो सकता है? प्रतिरोध तो कमी ही करेगा ना, तो कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला है वस्तु जिस चाल से पृथ्वी पर लौटता है उसका मान कम हो जाता है। अगर बच्चों वायु का प्रतिरोध होगा तो हम जिस चाल से या जिस वेग से फेंके होंगे उस वस्तु को, अगर वो पृथ्वी पर लौटता है उसका चाल या वेग कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर फेंका जाएगा तो उसका चाल जो है कम हो जाएगा अगर वायु का प्रतिरोध है तो। अच्छा बच्चों, वायु का प्रतिरोध ना हो तो? अगर वायु का प्रतिरोध ना हो तो उससे क्या होगा? हाँ, अगर वायु का प्रतिरोध नहीं है तो जिस वेग से फेंका जाएगा उसी वेग से आकर पृथ्वी से वो टकरा जाती है, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। आइए बच्चों, क्षैतिज वेग भी घटता है, सही बात है भाई, वायु का प्रतिरोध है तो क्षैतिज वेग भी घटेगा। अगला प्रक्षेपण कोण जिस कोण पर वापस लौटता है वह कोण बढ़ जाता है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। प्रक्षेपण कोण अगर थीटा से हम भेज रहे हैं तो वो जो थीटा से क्या होगा? थीटा से बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो प्रक्षेपण कोण बढ़ जाता है अगर हवा का प्रतिरोध है तो। अगला है उड्डयन काल कम हो जाता है, ठीक है बच्चों। उड्डयन काल कम होने का मतलब ये है भाई बच्चों, वस्तु दूर भी नहीं गया ऊपर भी नहीं गया, तो जब वस्तु दूर और ऊपर दोनों नहीं जाएगा तो आप ही बताइए क्या होगा? जैसे हम वस्तु को फेंके और ऊपर से हवा का प्रेशर है तो न तो वो दूर जाएगा, ठीक है ना, और न तो वो ऊपर जाएगा। तो जब दूर भी नहीं गया ऊपर भी नहीं गया तो जल्दी से गिर जाएगा। आप कोई पंखा चला लीजिए और किसी वस्तु को पंखे की दिशा में फेंकिए तो पंखा तो उसका विरोध करेगा, तो वो ज्यादा दूर ना जाके जल्दी गिर जाएगा। जल्दी गिर जाएगा तो कम समय ना लगेगा। तो वही बात कहा जा रहा है कि उड्डयन काल जो टी होता है, टाइम, उड़ने का समय, वो क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे प्रक्षेप का कोणीय प्रक्षेपण, ठीक है। तो सब लोग हेड डाल लीजिए, प्रक्षेप का कोणीय प्रक्षेपण, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब शुरू करें हम लोग प्रक्षेप का कोणीय प्रक्षेपण। तो बच्चों इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहां से मेन चीजें शुरू हो रही हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम लोग बात करें प्रक्षेप के कोणीय प्रक्षेपण की, ठीक है ना, तो सारी इंफॉर्मेशन आप लोग ध्यान सुनिएगा। अब बच्चों देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई सतह है आपका, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा जो है ये हो गए, ठीक, ये सतह हो गए। अब बच्चों किसी वस्तु को हम फेंकेंगे तो इस प्रकार से आके क्या होगा? गिर जाएगा, गिर गया। अब बच्चों कहीं ना कहीं इसका मान लेते हैं कि प्रारंभिक वेग ये u हो गया, ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया? प्रारंभिक वेग u। अब किस कोण से फेंका गया? तो ये मान लेते हैं थीटा कोण से फेंका गया, ठीक है बच्चों। इतनी बातें हमें हो गई। अब बच्चों हमें यहाँ पे काफी सारी चीजें सीखनी है, ठीक है ना। अब ये बिल्कुल ध्यान पूर्वक आप देखिएगा, ठीक है बच्चों। अब हो गया। अब बच्चों इसका क्षैतिज वेग क्या होगा और ऊर्ध्वाधर वेग क्या होगा? देखिए, अगर इसको हम ऐसे डाउनवर्ड ले आते हैं, ठीक है, अगर इसको डाउनवर्ड लाते हैं
तो ये हो जाएगा क्षैतिज, और क्षैतिज वेग हो जाएगा u cos थीटा। ठीक है बच्चों, और हम लोग जानते हैं कि ये हो गया इसका ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर बच्चों हमेशा होता है u sin थीटा। ठीक है, तो याद कर लीजिए, क्षैतिज वाला निकलेगा u cos थीटा और ऊर्ध्वाधर का निकलेगा u sin थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब जब भी प्रक्षेपण की बात होगी और क्षैतिज वेग की बात होगी तो क्षैतिज वेग में नंबर आएगा u cos थीटा का और ऊर्ध्वाधर में आएगा u sin थीटा का। ठीक है ना, इतना आ गया। अब ये जो है बैलेंस हो गया। अब बच्चों अगर आपसे क्षैतिज वेग की बात जब भी की जाएगी तो क्षैतिज वेग का मतलब होता है ux, और ux का मतलब होता है u cos थीटा। ठीक है बच्चों, और u cos थीटा को एक बात याद रखिएगा, ये होता है नियत। ठीक है बच्चों, जो क्षैतिज वेग होता है कैसा होता है, नियत। क्षैतिज वेग का मान बदलता नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा क्षैतिज त्वरण की बात करें तो चूंकि बच्चों क्षैतिज वेग नियत है, ठीक है ना, तो क्षैतिज जो त्वरण है x अक्ष के अनुदिश वो क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर बात करें uy यानी ऊर्ध्वाधर वेग, तो बच्चों ऊर्ध्वाधर वेग का मान हो जाता है u sin थीटा, ये ऊर्ध्वाधर वेग हो गया। अच्छा बच्चों ऊर्ध्वाधर त्वरण क्या होगा, इसका मान हो जाएगा माइनस का g, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चों उसका जो वेग घटता है, तो वेग घटता है तो g का मान तो माइनस होगा ना। अच्छा बच्चों ये जो u sin थीटा होता है ये लगातार परिवर्तित होता रहता है, ध्यान रखिएगा, परिवर्तित होता रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो ऊर्ध्वाधर वेग है uy यानी u sin थीटा ये बदलता रहता है। और बच्चों अधिकतम ऊंचाई पर, कहां पर, ये जो है बच्चों अधिकतम ऊंचाई पर इसका मान जो है वो h बराबर, अधिकतम ऊंचाई पर इसका मान जो है बच्चों 0 हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें हम लोग अगर ध्यान रखते हैं तो बेसिक सारी हो जाएंगी। क्षैतिज वेग तो ux u cos थीटा ये कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, और क्षैतिज त्वरण 0 होगा, क्योंकि अगर वेग में कोई परिवर्तन नहीं त्वरण 0 होगा। ठीक है बच्चों, ऊर्ध्वाधर वेग तो u sin थीटा होता है और ऊर्ध्वाधर त्वरण का मान माइनस g हो जाएगा। और बच्चों ऊर्ध्वाधर वेग समय के साथ बदलता रहता है। ठीक है ना, और मैक्सिमम हाइट पे ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों इतनी बातें हो गई। अब बच्चों यहां से हम क्या करेंगे कि जितने फार्मूले हैं आइए उन फार्मूलों को अब क्या करते हैं, सिद्ध कर देते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि बिना सिद्ध किए काम होने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों देखते हैं फार्मूला सिद्ध कैसे होंगे। जैसे देखते हैं, देखिए मान लीजिए ये x अक्ष हो गया और ये हो गया y अक्ष। ठीक है बच्चों, अब किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका गया और ऐसे आकर गिर गया। ठीक है, अब ऐसे गिर गया बच्चों तो हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो होगा इसका वेग हो गया। अब बच्चों अगर ये वेग हो गया तो अब देखिए क्या हो जाएगा। अब बच्चों अगर ये वेग हो गया तो ये इसका हो गया थीटा, तो ये हो गया क्षैतिज वेग यानी u cos थीटा, और ये क्या हो गया बच्चों, ऊर्ध्वाधर वेग, तो ये हो गया u sin थीटा। इतनी बात तो हम लोग को बच्चों याद हो ही जाएगा। अब बच्चों हमें क्या करना है, तो हमें निकालना है इस परवलयाकार पथ का समीकरण। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मान लेते हैं कि फेंका गया किसी वस्तु को तो किसी टाइम t पर वो बिंदु P पर पहुंच गया और इस बिंदु P की स्थिति है बच्चों x, y, इतना मान लिए हम लोग। अब बच्चों अब अगर यहां से फॉर्मूला निकालें, ठीक है ना, तो क्षैतिज दिशा के लिए, तो बच्चों क्षैतिज दिशा में त्वरण शून्य है, ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा जाएगा कि क्षैतिज दिशा के लिए, क्षैतिज दिशा के लिए, अब बच्चों क्षैतिज दिशा में त्वरण 0 है, तो त्वरण 0 है बच्चों, तो दूरी बराबर सूत्र क्या आएगा, दूरी बराबर सूत्र आएगा चाल गुणित समय। ठीक है बच्चों, दूरी का सूत्र आ जाएगा चाल गुणित समय। ठीक है, अब क्षैतिज दूरी बिंदु P पर कितना है, तो x है, तो क्षैतिज दूरी x हो गया। क्षैतिज चाल कितना है, तो क्षैतिज चाल अभी हम लोग पढ़े हैं होता है u cos थीटा, और t नहीं पता है तो t समय मान लेते हैं, तो t बराबर हो गया बच्चों x बटे u cos थीटा, यही हमारा हो गया क्या,
ऊर्ध्वाधर समय, तो बिंदु P तक पहुंचने में लगा समय हो गया x बटे u cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब ऊर्ध्वाधर दूरी में हम जो है गति का दूसरा समीकरण लगा लें। ठीक है बच्चों, तो ऊर्ध्वाधर दूरी में के लिए कैसे होगा, गति के दूसरे समीकरण से या लिख दें ऊर्ध्वाधर दिशा में। ठीक है बच्चों, ऊर्ध्वाधर दिशा में अब ऊर्ध्वाधर दिशा में दूरी क्या होगा, y हो जाएगा। देखिए बच्चों को समझें तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो x होगी और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो y होगी। तो y बराबर फॉर्मूला होगा ut, तो ऊर्ध्वाधर वेग इंटू समय प्लस 1/2 ऊर्ध्वाधर त्वरण इंटू समय का स्क्वायर। अब बच्चों हमें यहां रख देना है सबका मान। देखिए तो ऊर्ध्वाधर समय तो प्रारंभिक जो वेग है, प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग ui का मान 0 होता है। ठीक है ना, प्रारंभिक वेग जो ui का मान है, सॉरी बच्चों, वो होता है u sin थीटा, तो हो गया u sin थीटा t, t का मान क्या हो जाएगा x बटे u cos थीटा प्लस 1/2। अब ay का मान हो जाएगा माइनस का g इंटू t का मान क्या है, तो t का मान है x स्क्वायर बटे u cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब चूंकि t स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। आइए बच्चों से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब बच्चों साइन बटे कॉस क्या होगा, tan, u से u कट गया तो आ जाएगा x tan थीटा माइनस का 1/2। अब बच्चों g का गुणा x में तो हो जाएगा gx स्क्वायर, अब बटे हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यही जो है परवलयाकार पथ का समीकरण है, ऐसे आप याद रखिएगा। तो हो गया y बराबर x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर अपान u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यही फार्मूला है। तो इस फार्मूले को आप लोग जो है बेखब याद रखिएगा, इसे आप लोग तो कम से कम ना ही भूलिएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग क्या करिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। तो उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप बैक करके तो ले ही लेंगे वीडियो को। आइए बच्चों अब देखते हैं आगे। देखिए बच्चों, अब हमें निकालना है, मान लीजिए इसके द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई, प्रक्षेप का पथ तो आ गया और उसमें x की घात 2 थी तो परवलयाकार होगा। अब बच्चों हम निकालते हैं क्या, इसका उड्डयन काल। बच्चों ये उड्डयन काल क्या होता है, तो अगर थोड़ा सा इसको हम लोग बच्चों इस साइड कर ले तो ताकि आपको बेहतर समझ में आए, आइए कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अब बच्चों हमें निकालना है उड्डयन काल, तो यहां डाल लें उड्डयन काल। अब बच्चों उड्डयन काल का मतलब क्या होता है, जब वस्तु को फेंका गया ऊपर तो कितने समय तक वो ऊपर रहा, वो समय उड्डयन काल होता है। नहीं बच्चों, अब बच्चों अगर हम बात करें ऊर्ध्वाधर वेग का, तो ui का मान क्या हो गया, तो ui का मान हो गया u sin थीटा। अच्छा बच्चों ay का मान क्या हो गया, तो ay का मान हो गया माइनस का g। दो बातें बच्चों, मैक्सिमम हाइट पे जो अंतिम वेग होगा वो शून्य होगा। मैक्सिमम हाइट पे मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट है h, तो मैक्सिमम हाइट h पे क्या होगा बच्चों, ये शून्य होगा। अब बच्चों लगाते हैं गति का पहला समीकरण, तो vy बराबर, ठीक है, गति का पहला समीकरण लगाया जाए, तो आइए गति का लगाते हैं पहला समीकरण, तो हो जाएगा vy बराबर uy अब प्लस gt। vy का मान 0 हो गया, uy का मान हो गया u sin थीटा और g का मान माइनस जी इंटू टी। तो t का तो मान बच्चों हमें निकालना ही है, तो आइए इधर हो गया। अब ये हो गया बच्चों gt बराबर हो गया u sin थीटा, तो जो t बराबर क्या हो गया, तो u sin थीटा बाई g। बच्चों ये अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय है, लेकिन टोटल टाइम उड्डयन काल क्या होगा, तो जितना समय बच्चों ये ऊपर जाएगा उतना ही समय में नीचे आएगा, तो t बराबर हो जाएगा 2u sin थीटा अपान g। तो बच्चों इस बात को याद रखिएगा कि केवल ऊपर जाने में लगा समय u sin थीटा अपान g, नीचे आने में लगा समय u sin थीटा अपान g, तो टोटल टाइम तो इसका 2 गुना, तो 2u sin थीटा अपान g। अगर किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर फेंका जाता है तो वो इतने समय के बाद ही पृथ्वी पर वापस आएगी, 2u sin थीटा अपान g टाइम के बाद। इस बात को हम लोग बखूबी याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है बच्चों, ले लीजिए।
ठीक है, चलिए उसको इरेज कर दिया जाए। अब बच्चों उड्डयन काल भी निकल गया। अब उड्डयन काल के बाद क्या निकाला जाए, आइए। अब बच्चों उड्डयन काल हो गया। अब उड्डयन काल के बाद जो है हम इसकी अधिकतम ऊंचाई निकाल ले एच का मान, तो आइए। तो उड्डयन काल हो गया बच्चों। अब हम लोग निकाल लेते हैं अधिकतम ऊंचाई, ठीक है बच्चों, या प्राप्त ऊंचाई। तो देखते हैं कहीं डाला जाए प्राप्त ऊंचाई। तो बच्चों अब हम लोग निकालेंगे प्राप्त ऊंचाई। प्राप्त ऊंचाई का मतलब वो अधिकतम हाइट कितने गया, ठीक है बच्चों। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं गति का दूसरा समीकरण। कौन सा, तो गति का आइए दूसरा समीकरण लगाते हैं। तो जो गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, एच बराबर, या कैपिटल एच माना गया है, यू टी। एच बराबर क्या होगा, यू टी, तो हो जाएगा यू वाई इंटू टी अब प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब बच्चों यू आई का मान क्या होगा, तो यू आई का मान हो जाएगा यू साइन थीटा। अब बच्चों केवल ऊपर जाने में लगा समय, ऊपर जाने में लगा समय का फॉर्मूला क्या होता है, यू साइन थीटा अपान जी। क्या होगा, यू साइन थीटा अपान जी। तो यहां पर रख दिया जाए। अच्छा बच्चों इससे तो आ ही जाएगा, हम अगर गति का तीसरा समीकरण लगाएं तो और आसानी से आएगा। तीसरे से लगाते हैं, देखिए तीसरा हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एच, ये हो गया। अब बच्चों ऊर्ध्वाधर है तो यहां वाई वाई लिख दीजिए। अब बच्चों देखिए अंतिम वेग क्या हो जाता है, अधिकतम ऊंचाई पर 0 हो जाता है। यू आई का मान क्या है, तो अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, यू साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। अब प्लस 2 इसका मान माइनस जी इंटू क्या हो गया एच। तो बच्चों माइनस का 2gh इधर आया तो प्लस का, तो 2gh बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों हो गया h बराबर, तो h बराबर हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। तो बच्चों ये h का फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ये हो गया प्राप्त ऊंचाई के फार्मूला, ठीक बच्चों। इसे हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अच्छा बच्चों ये h मैक्सिमम पर क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा अगर h मैक्सिमम है तो थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। आइए अब बच्चों ये हो गया। अब बच्चों में निकालना है परास। परास का मतलब होता है तय की गई क्षैतिज दूरी, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं परास में। परास यानी रिंग, ठीक है बच्चों। परास का मतलब होता है क्षैतिज दूरी, ठीक है बच्चों। तो परास का मतलब होता है क्षैतिज दूरी। तो क्या हो जाएगा, देखिए लिखेंगे यहां पे परास बराबर उड्डयन काल इंटू क्षैतिज चाल। बच्चों दूरी का फॉर्मूला तो यही होगा, समय गुणित चाल। अब बच्चों टी का मान क्या आया था, तो टी का मान आया था 2u साइन थीटा अपान जी। क्षैतिज चाल क्या होता है, तो होता है u cos थीटा। अब बच्चों u और u क्या हो गया, u स्क्वायर, क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान क्या बचा g। तो परास r का मान हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g। तो बच्चों ये r का फार्मूला है, आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो r बराबर हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g। बच्चों साइन 2 थीटा कैसे आ गया, क्योंकि बच्चों देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का ये फार्मूला होता है, ठीक है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए आ गया r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। ये याद रखिएगा बच्चों। एक बात और विशेष याद रखिएगा कि r मैक्सिमम कब होता है, तो r मैक्सिमम तभी होता है जब थीटा का मान 45 डिग्री हो, ठीक है बच्चों। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भाला फेंका जाता है तो उसका प्रक्षेपण कोण जो है 45 थोड़ा कम रखा जाता है। क्यों रखा जाता है कम, कि बच्चों अगर 45 से कम इसलिए रखते हैं कि भाला जो है धरती से कुछ ऊंचाई से फेंका जाता है, तो धरती से कुछ ऊंचाई से फेंकते हैं, इसीलिए प्रक्षेपण कोण 45 से थोड़ा सा कम होना चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले थे। अब ये बच्चों फार्मूले आपके हो गए, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों कुछ खास बातें हैं, आइए
उनकी चर्चा थोड़ी बहुत कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इतना तो पढ़ ही लिया। अब बच्चों ये कोणीय प्रक्षेपण भी पूरा कवर कर लिए। अब बच्चों इसके कुछ सवाल को देखते हैं, ठीक है ना, कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। जैसे बच्चों एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है ना, कर रहा है वस्तु को 36 से 53 अंश के कोण पर प्रक्षेपित किया गया तो, ठीक है, ज्ञात कीजिए। अब बच्चों 36 से 53 अंश के कोण पर फेंका गया है, तो क्या पूछ रहा है आपसे, 1 सेकंड पर वेग का परिमाण और दिशा, 1 सेकंड तक आपसे कह रहा है कि बताइए विस्थापन क्या होगा, और 1 सेकंड तक बच्चों आपसे पूछा जा रहा है इसका औसत वेग क्या हो, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों देखिए ये तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे प्रक्षेप गति की बात चल रही है। तो आइए शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए आपको बच्चों एक वस्तु को, ठीक है, एक वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड, या स्पीड मिस है, तो एक वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंका जाता है 53 अंश के कोण पे, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों अब बच्चों u का मान कितना दिया है 20, यहां लिख लेते हैं u बराबर हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा थीटा किस कोण पर फेंका जाता है बच्चों, तो थीटा फेंका जाता है 53 अंश के कोण पे, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि 1 सेकंड के बाद क्या बताइए, तो 1 सेकंड के बाद बताइए आप वेग। तो बच्चों क्षैतिज वेग क्या होगा, तो क्षैतिज वेग ux का तो मान कभी बदलता नहीं है, ठीक है। तो क्षैतिज वेग आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा u cos थीटा cos 53 का मान कितना होगा, निकाल लेते हैं। तो u हो जाएगा cos थीटा। अब बच्चों देखिए 53 का मान निकलता कैसे है, ये ट्रायंगल आपको याद होगा। अगर बच्चों ये एंगल 53 है और ये 90 है, तो आप जानते हैं 37 होगा। तो ये 4, ये 3 और ये 5 आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बच्चों cos 53 का मान कितना होगा, आधार बटे कर्ण यानी 3/5। तो ux बराबर u का मान हो गया 20, इसका मान हो गया 3/5। तो 5 एकम 5 चौके 20, तो 4 तिया 12। क्षैतिज वेग बच्चों आ गया 12। लेकिन बच्चों ऊर्ध्वाधर वेग क्या होगा, प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग, तो uy, तो u का मान 20 और साइन थीटा, तो साइन 53 का मान होगा 4/5। तो 5 चौके 20, 4 चौके 16, तो ये 12 आ गया और ये 16 आ गया। ये तो बच्चों बदलेगा नहीं। अब ऊर्ध्वाधर वेग बदलेगा, तो ऊर्ध्वाधर वेग क्या होगा, vy बराबर होगा uy, अब माइनस का gt होता है, तो uy का मान क्या है 16 माइनस g का मान g रख दीजिए, और t कितने समय पर, 1 सेकंड पर, तो t का मान हो जाएगा 1। तो अब बच्चों इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो g का मान जो है 10 रख दीजिए, तो 16 माइनस 10 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है बच्चों। तो अंतिम वेग 6 आ गया, ठीक है। अब बच्चों हमसे पूछा क्या है, तो 1 सेकंड पर पूछा है वेग, तो v का अगर बात करें तो हो जाएगा क्षैतिज वेग और ऊर्ध्वाधर वेग का क्या सदिश योग। तो क्षैतिज वेग क्या है, तो क्षैतिज वेग है 12, तो हो जाएगा 12 आई कैप, ऊर्ध्वाधर क्या है 6, हो जाएगा 6 जे कैप। तो 12 आई कैप प्लस 6 जे कैप, यही आपका क्या होगा बच्चों आंसर होगा, ठीक है। तो 12 आई कैप अब प्लस ये जे कैप 6 जे कैप ये होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना हो गया बच्चों। अब क्या करना है, अब बच्चों आपसे पूछा जा रहा है 0 से 1 सेकंड तक का विस्थापन बताइए। तो बच्चों 0 से 1 सेकंड का विस्थापन बताइए, ठीक है। तो अच्छा इसका परिमाण तो आ गया, परिमाण तो निकाल ही लेंगे ना। मॉड ऑफ v बराबर हो जाएगा √12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर होता है 36, 144 और 36 कितना होगा 180। हल कर लीजिएगा, 6 करने में 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब बच्चों 1 सेकंड के बाद आपसे क्या पूछ रहा है, तो 1 सेकंड के बाद विस्थापन पूछ रहा है। तो बच्चों 1 सेकंड में कितना क्षैतिज दूरी जाएगा और कितना ऊर्ध्वाधर दूरी जाएगा ये पता कर ले। तो 1 सेकंड में क्षैतिज दूरी होता है ux इंटू टी, ux का मान 12 है, तो 12 गुणते 1, 12 कम 12 हो गया, ठीक है बच्चों। अब ऊर्ध्वाधर दूरी uy का मान क्या हो जाएगा, तो लगा लीजिए गति का दूसरा समीकरण, तो ये होता है uy इंटू टी, ठीक है। ऊर्ध्वाधर की बात करें तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं uy इंटू टी, अब माइनस का 1/2 ay टी स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस कर दी कोई दिक्कत नहीं,
अब बच्चों यू आई का मान क्या होता है, तो यू आई का मान अभी हम लिखे थे 16 और समय का मान 1 है प्लस 1/2, जी का मान 10 और समय 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 16, 2 1 कम 2 या -10 होगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो माइनस का 5 आ गया, तो कितना है 11। ठीक है बच्चों, तो क्षैतिज दूरी हो गया आपका 12 मीटर और ऊर्ध्वाधर दूरी कितना हो गया x मीटर, मतलब 11 मीटर। तो बच्चों विस्थापन क्या होगा, तो आप जानते हैं विस्थापन इनका परिणामी होगा, तो x अक्ष की दिशा में गया है 12, तो 12 आई कैप लिख दीजिए, और y अक्ष की दिशा में कितना गया है 11, तो आप जानते हैं कि y अक्ष के डायरेक्शन को हम किससे करते हैं j कैप से, तो 12 आई कैप प्लस 11 जे कैप, यही आपका क्या हो जाएगा विस्थापन। अगर इसका परिमाण निकालना है तो √12 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग, आप जानते हैं लंबवत है तो कैसे निकल जाएगा। अब बच्चों एक लास्ट चीज पूछा गया है, क्या पूछा गया आपसे, औसत वेग पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो औसत वेग कैसे निकलेगा, तो औसत वेग का मतलब होता है बच्चों विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बच्चों अभी क्या आया था, तो विस्थापन आया था 12 आई कैप प्लस 11 जे कैप, समय कितना है 1, तो 12 आई कैप अब प्लस 11 जे कैप, यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इसे आप लोग सही से नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, आइए बच्चों आगे देखते हैं। बच्चों एक बार ध्यान दीजिएगा कि क्षैतिज वेग टॉप पॉइंट पर होगा। अगर किसी वस्तु को फेंका जाता है, अब कोई कहे कि केवल क्षैतिज वेग कहां होगा, तो केवल क्षैतिज वेग जो है वो सबसे अधिकतम ऊंचाई पर होगा, क्योंकि वहां पे ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाता है, तो ये बात तो आपको पता ही होगा। ठीक है ना, चलिए अगला है बच्चों, कह रहा है अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि वस्तु को ए आई प्लस बी जे कैप प्रक्षेपित किया जाता है, मतलब ए आई कैप मतलब एक्स का डायरेक्शन बता रहा है ये, ठीक है ना, और बी जे कैप से प्रक्षेपित करने पर कह रहा है बताइए। अब बच्चों उसको ए आई कैप प्लस बी जे कैप से फेंका जा रहा है, तो कह रहा है किसी समय टी पर क्या बताइए, वेग बताइए। ठीक है बच्चों, अब किसी समय टी पर क्या बताइए, तो वेग बताइए। अब बच्चों कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम तो निकाल लें कि टी समय में कितना दूर जाएगा। तो बच्चों टी समय में कितना दूर जाएगा देखते हैं, देखिए तो S बराबर हो जाता है U इंटू टी अब प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये हो गया बच्चों। अब बच्चों एक बात ध्यान दीजिए कि ए आई कैप प्लस बी कैप से फेंकने पर, तो कहीं ना कहीं ये क्या है इसका, तो ये प्रारंभिक वेग है। ठीक है बच्चों, तो मतलब आई कैप का मतलब x अक्ष की दिशा का वेग a है और y अक्ष के मतलब ऊर्ध्वाधर का दिशा क्या है b है। तो बच्चों ऊर्ध्वाधर का दिशा b है, तो यहाँ पे रख दिया जाए। ठीक है ना, तो आइए रखते हैं, क्या हो जाएगा देखिए, तो ऊर्ध्वाधर का क्या है तो b है, तो यहाँ y और y लिख दें, तो ये हो जाएगा b। समय कितना है बच्चों t, तो समय आपका जो है t ही रहेगा, तो समय तो हम लोग t रख देते हैं इसमें नो डाउट। ठीक है बच्चों, अब बच्चों t ही समय तक कहा है, तो ध्यान दीजिएगा अगर t समय तक कहा है तो वही तो रखा जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ऊर्ध्वाधर वेग तो b हो गया। और समय बच्चों कितना कहा है, देखिए यहां पर आपसे जो है अगर ध्यान देंगे तो 2 सेकंड के बाद हम जो है विस्थापन निकाल रहे हैं, तो समय देखेंगे तो 2 दिया हुआ है, तो समय 2 रख दीजिए इंटू 2 अब प्लस 1/2 और ए वाई का मान माइनस जी और टी का मान 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, टी आ जाएगा 2b अब माइनस का 2 1 कम 2 2 दूनी 4। ठीक है, तो माइनस का 2g। अब बच्चों अगर ये वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तो यहां आ जाएगा जे कैप। ठीक है बच्चों, तो 2b माइनस 2g आ गया जे कैप। अच्छा बच्चों क्षैतिज दूरी कितनी होगी, तो क्षैतिज दूरी की बात करेंगे तो एस एक्स बराबर हो जाएगा यू एक्स इंटू टी। तो क्षैतिज चाल तो बच्चों ए है, तो ए हो गया, समय कितना है 2 है, तो आ जाएगा 2a। अब बच्चों टोटल विस्थापन क्या आएगा, तो टोटल विस्थापन आएगा 2a आई कैप प्लस 2b माइनस 2g, ये हो जाएगा जे कैप। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब बच्चों आपसे पूछा औसत वेग, तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, औसत वेग का होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन आ गया 2a आई कैप अब प्लस 2b माइनस 2g
हो गया जे कैप अब बटे समय कितना है 2। तो बच्चों अगर आप चाहेंगे तो 2 हर जगह से कॉमन निकाल के काट सकते हैं, तो बचेगा आपका ए आई कैप प्लस बी माइनस जी जे कैप। ठीक है बच्चों, आ रहा है उस कोने का, तो ए आई कैप, ठीक है बच्चों आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, ए आई कैप हो गया, ये इतना हो गया। ठीक है ना। तो बच्चों अब इसका एक और बच्चा है कि किसी समय टी पर इसका वेग क्या होगा। देखो बच्चों, वेग की अगर हम लोग बात करेंगे तो होगा वेग का क्षैतिज घटक प्लस वेग का ऊर्ध्वाधर घटक। बच्चों देखिए, हम जानते हैं कि वेग का क्षैतिज घटक जो है कभी चेंज नहीं होता, तो क्षैतिज घटक यहां पर क्या है ए, तो हो जाएगा ए और क्षैतिज के लिए आई कैप का। बच्चों v का मान होता है बदलेगा अगर तो u माइनस जी टी होता है, तो प्रारंभिक इसका क्या हो गया b, तो हो जाएगा b माइनस का जी टी, और टी का मान तो टी ही रहेगा, तो हो जाएगा b माइनस जी टी और ये हो जाएगा जे कैप। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, प्रक्षेपण कोण क्या होगा। देखिए बच्चों, प्रक्षेपण कोण की अगर हम लोग बात करें तो प्रक्षेपण कोण में tan थीटा का फॉर्मूला होता है ऊर्ध्वाधर वेग बटे क्षैतिज वेग। बच्चों ऊर्ध्वाधर वेग प्रारंभिक का क्या है तो b है, ठीक है ना, और क्षैतिज का क्या है तो a है, तो b बाई a हो गया। तो बच्चों यहां से थीटा बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स b अपान a, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो तीनों पार्ट हो गए इसके, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आइए बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, ठीक है, क्या कहा जा रहा है सुनिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न बच्चों कहा जा रहा है कि एक वस्तु को जमीन से, ठीक है, एक वस्तु को जमीन से u मीटर प्रति सेकंड से क्षैतिज से थीटा कोण से प्रक्षेपित किया जाता है, तो कह रहा है किस क्षण पर t जो है वेग सदिश प्रारंभिक के लंबवत हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग इसको देख पा रहे हैं, साफ साफ कहा जा रहा है कि एक वस्तु को जमीन से u मीटर प्रति सेकंड व क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया गया, तो कह रहा है किसी क्षण t पर, ठीक है, वेग सदिश प्रारंभिक वेग के लंबवत हो जाएगा। तो बच्चों हम बता चुके हैं कि जो मैक्सिमम हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट पर ऐसा होता है। तो बच्चों मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है टी बराबर होता है u साइन थीटा अपान जी, यही आपका आंसर होगा। बच्चों भी आया कैसे, तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है वी वाई बराबर यू वाई अब माइनस का जी टी होता है, तो वी वाई का मान 0, यू वाई का मान u माइनस का क्या हो गया जी टी। अब बच्चों यू वाई अब जरा आ गया, तो आ गया जी टी बराबर हो गया यू वाई का मान क्या होता है तो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर वेग होता है u साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहां से हो जाएगा t बराबर आपका हो जाएगा u साइन थीटा अपान जी, गुणा में उधर गया तो भाग में, तो u साइन थीटा अपान जी, और यही बात हम लोगों ने डेरिवेशन में भी पढ़ा था। तो उम्मीद है कि आप लोग डेरिवेशन किए होंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए अगला देखते हैं। अगला सवाल है बच्चों, बड़े ध्यान सुनिएगा। कहा जा रहा है कि एक वस्तु को, ठीक है, एक वस्तु को, ठीक है, u मीटर प्रति सेकंड व क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया गया, तो किसी क्षण वस्तु का वेग क्षैतिज से अल्फा कोण बनाएगा। तो कह रहा है किस क्षण जो है वो क्षैतिज से अल्फा कोण बना लेगा, यही बात जो है बच्चों आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न आपको समझ में आ गया। ठीक है, प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में, चलिए ठीक है। तो बच्चों प्रश्न तो यही हो गया कि आपको बताना है कि कब जो है वो अल्फा कोण बनाएगा, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, अगर u प्रारंभिक वेग है उसका, तो जो टोटल हम u की बात करें तो टोटल u क्या हो जाएगा। देखिए u का मतलब होता है ux प्लस uy, यही होता है क्षैतिज प्लस ऊर्ध्वाधर। अब बच्चों ux यानी आप जानते हैं कि क्षैतिज वेग क्या होता है, तो क्षैतिज वेग हो जाता है u cos थीटा, और डायरेक्शन के लिए आई कैप। ऊर्ध्वाधर क्या हो जाता है, ऊर्ध्वाधर आता है u साइन थीटा, और डायरेक्शन के लिए जे कैप। बच्चों u आ गया, ठीक है ना। अब बच्चों थीटा से तो फेंक दिया गया, कोई समस्या नहीं है। अब बच्चों अगर यहां से हम लोग जो है निकालें टी समय पर मान लेते हैं, तो टी समय पर अगर हम लोग वेग निकाले बच्चों तब क्या होगा। देखिए, तो वहां पे अंतिम वेग मान लेते हैं, क्या हो जाएगा v। अब बच्चों हम जानते हैं कि क्षैतिज वेग के मान में तो कोई परिवर्तन होता नहीं है, तो क्षैतिज वेग के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो तो u cos थीटा आई कैप सेम रहेगा। अब बच्चों ये बदल जाएगा, कितना बदल जाएगा, माइनस का जीटी हो जाता है, तो u साइन थीटा तो रहेगा, अब घटेगा तो माइनस का हो जाता है जीटी, माइनस का जीटी इनटू हो जाएगा जी कैप। ठीक है बच्चों, जे कैप। अब बच्चों ये आ गया। अब बच्चों हम जानते हैं कि अधिकतम ऊंचाई पर, ठीक है, अधिकतम ऊंचाई पर, ठीक है, प्रारंभिक वेग
मतलब ऊर्ध्वाधर वेग और प्रारंभिक वेग का जो डॉट ये लंबवत होते हैं, तो जो कोई लंबवत होते हैं तो v और u का जो गुणनफल है वो क्या होगा, शून्य होगा। अब बच्चों v और u का गुणनफल क्या होगा, शून्य होगा। मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का जो गुणनफल है क्या होगा, 0 होगा अगर लंबवत हो जाते हैं, हम जानते हैं। तो बच्चों मतलब इस वाले पोर्शन का इस वाले पोर्शन से गुणा, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन का इस वाले पोर्शन से गुणा कर दें तो v डॉट u क्या निकालना है हमें निकालना है v डॉट u। अब बच्चों आप जानते हैं i का गुणा केवल i में, ठीक है। तो इस पूरे का गुणा इस पूरे में करेंगे तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना हो गया बच्चों। अब इस पूरे का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर इस पूरे गुणा करेंगे इसमें माइनस आएगा 2u gt इंटू साइन थीटा। अब गुणनफल क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब बच्चों को थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अगर यहां से हम लोग u स्क्वायर कॉमन निकाल लिए तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का टोटली उधर गया तो प्लस का, तो हो गया 2u gt और हो गया साइन थीटा। अब बच्चों देखिए इस पूरे का मान कितना होता है, तो इस पूरे का मान 1 होता है तो कट गया। अच्छा ये घात से u को काट दिए तो क्या आ गया 2gt साइन थीटा बराबर क्या आ गया u। बच्चों पूछा है किस समय पर यहां से आपको t का मान निकालना है, तो t का मान क्या हो जाएगा, तो t का मान बच्चों हो जाएगा आपका u बटे g साइन थीटा, ठीक है बच्चों। t का मान हो जाएगा u बटे g साइन थीटा। इस बात को आप लोग नोट में कर लीजिएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बच्चों सारी यहाँ पर 2 तो नहीं आएगा, 2 सॉरी बाय मिस्टेक आ गया। तो ये आपका हो जाएगा t बराबर u अपान g साइन थीटा। मतलब बच्चों अगर इस समय पर फेंका जाएगा तो जो है वो कितना हो जाएगा, प्रारंभिक वेग के लंबवत हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों ये लंबवत वाला प्रश्न हो गया, ठीक है। तो किस समय पर फेंका जाए कि प्रारंभिक वेग अंतिम वेग के लंबवत हो जाए, तो ये तो लंबवत वाला कॉन्सेप्ट हो गया, सॉरी बाय द मिस्टेक, ठीक है। इसका देखते हैं। तो अब बच्चों इसका क्या हो जाएगा, तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे कि शुरुआत का जो है वेग कितना दिया है आपको, तो u दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए तो u दिया है तो अंतिम वेग तो वही सेम आएगा, अंतिम वेग जो लिखा गया था ये वही आएगा। तो अंतिम वेग बच्चों जो है v, तो v का मान कितना आ जाएगा, तो v का मान आ जाएगा आपका बच्चों कहा जाता है किसी वस्तु को u मीटर प्रति सेकंड व क्षैतिज चाल थीटा से कोण पर प्रक्षेपित किया गया हो तो किसी क्षण वस्तु का वेग क्षैतिज से अल्फा कोण बनाएगा। तो कह रहा किस समय पर बनाएगा यही बताना है आपको, ठीक बच्चों। तो हम जानते हैं कि जो अंतिम वेग होता है वो क्या हो जाएगा, तो अंतिम वेग हो जाएगा u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस का gt j कैप। ये बच्चों हम लोग जानते हैं बेसिक फार्मूले से, इतना आ गया, ठीक है बच्चों। अब ध्यान रखिएगा, तो अब बच्चों कह रहा है कि अल्फा कोण बनाएगा। तो अल्फा कोण बनाने का मतलब बच्चों है कि tan अल्फा का मान होता है, हम जानते हैं कि uy बटे ux। तो uy बटे ux का मान बच्चों क्या आना चाहिए, tan अल्फा आना चाहिए। ये बात यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों देखिए तो अब uy चाहे vy मान लें, तो देखिए बच्चों vy का मान क्या है, तो vy का मान यही है आपका है u साइन थीटा अब माइनस का gt है बच्चों। ux का मान तो ux या vx का मान बदलता ही नहीं है, तो ये हो जाएगा u cos थीटा, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों tan अल्फा बराबर हो गया, एक बार इस पूरे के नीचे करेंगे तो हो जाएगा u साइन थीटा अपान u cos थीटा माइनस का ये हो जाएगा gt अपान u cos थीटा। अब देखिए बच्चों तो क्या आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा tan अल्फा बराबर u से u कट गया, पूरा फाइनली बचा tan थीटा माइनस, ठीक है बच्चों। tan थीटा का बचा क्या बचा माइनस, और बच्चों यहां पे अगर देखेंगे तो ये बच गया आपका gt अपान cos थीटा, क्या बच गया gt अपान cos थीटा इंटू u। अब बच्चों ये पूरा माइनस का इधर आया तो प्लस का, तो हो गया gt अपान u cos थीटा इज इक्वल टू इधर क्या बचा, तो ये बचा tan थीटा और अल्फा प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो माइनस हो गया tan अल्फा। अब बच्चों यहाँ से t निकालना है, तो t निकालना है तो इसका इधर गुणा कर दिया जाए, तो जो t बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, u cos थीटा
और ब्रैकेट के भीतर हो जाएगा tan थीटा और ये अल्फा है बच्चों, ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा tan अल्फा। ये फार्मूला हम तो कहेंगे आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो t बराबर u cos थीटा ब्रैकेट में tan थीटा अब माइनस होता है tan अल्फा। तो आई होप ये फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा अल्फा कोण कब बनेगा, तो अल्फा कोण बनने की शर्त ये है, ठीक है बच्चों। एक बात और याद रखिएगा कि अगर किसी वस्तु को फेंका जाए, ठीक है ना, तो अल्फा कोण दो जगह बनेगा। मान लीजिए सपोज यहाँ पे अल्फा कोण बन रहा है, ठीक है ना, 36 से, तो जो अगर यहाँ पे पहुंचेंगे तब भी तो आप देखेंगे कि अल्फा कोण ही बनेगा। तो अल्फा कोण दो जगहों पर बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक इस पार बनेगा, एक उस पार बनेगा, ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए बच्चों आगे देखते हैं। आगे बच्चों सेम प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि एक वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड से 53 अंश के कोण पर फेंका जाए तो कह रहा है कि अल्फा कोण 45 अंश पर टी का मान बताइए। मतलब जो अगर अल्फा कोण 45 हो जाएगा तब वो समय क्या होगा, उस समय का मान आप हमें बता दीजिए। बच्चों फार्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं, फार्मूला होता है टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है u cos थीटा अपान जी, ये पढ़े हैं। अब ब्रैकेट में क्या होता है, तो ब्रैकेट में होता है tan थीटा माइनस tan अल्फा, अभी भी फार्मूला सिद्ध हुआ है। अब बच्चों u, तो u का मान तो u रहेगा। अब cos 53 का मान कितना होता है, 3/5 होता है, शुरुआत में हम लोग पढ़ चुके हैं। और g, तो g का मान अगर आपको रखना है तो g ही रख दीजिए, या g का मान 10 रख दीजिए। चलिए g का मान हम लोग g ही रख देते हैं, ठीक है बच्चों। तो g का मान यहाँ जो है आप रख दीजिए, जी का मान जी रख देते हैं। और tan थीटा तो जो कितने का है, तो 53 का है। अब जो tan 53 का मान कितना होता है, तो tan 53 का मान होता है लंब बटे आधार। ठीक है बच्चों, आप याद कर लीजिए, इसको हम बता चुके हैं कि जैसे अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है तो इसको अगर 53 मान लिए तो ये 37 हो जाएगा, और ये बड़ा है तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। तो tan 53 लंब बटे आधार, तो tan 53 का मान होगा 4/3। अल्फा कितना होता है, तो अल्फा 45 होता है, तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1। अब u का मान कितना दिया, 20 दिया है, तो हो जाएगा 20 तिया 60, तो हो जाएगा 20 तिया 60। अब बच्चे 10, अब बटे हो गया 5, ठीक है। अब बच्चे 3 एकम 3, तो 4 में से 1 3 गया, 1/3 आ गया, ठीक है। अब 0 से 0 कट गया, तो आ गया आपका ये 6/5 गुणते 1/3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 2/5। तो 2/5 सेकंड के बाद जो है बच्चों ये ध्यान रखिएगा इतना हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 2/5 सेकंड के बाद जो है ये अल्फा जो है 45 अंश का बनेगा। बच्चों एक फार्मूला और लगा सकते हैं, 2 बार होगा। आप जानते हैं अगर फेंकेंगे तो एक बार मान लीजिए अगर 45 अंश कोण यहाँ बन रहा है तो एक बार यहाँ भी बनेगा सेम हाइट पर, तो उसके लिए बच्चों यहाँ प्लस कर दीजिए। तो देखिए बाहर का कितना आया, तो बाहर का आया है 6/5, ठीक है। अब ब्रैकेट में जो आया है 4/3, बस यहाँ प्लस कर दीजिए। 2 आंसर आते हैं हमेशा, 3 एकम 3, 4 3 7/3, तो 6/5 गुणते 7/3 हल कर लीजिए, 42 बटे कितना आ जाएगा, आप काट लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, तो 14/5 2 समय आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब बच्चों ऊर्जा की बात की जाए, ठीक है ना। देखिए अगला सवाल है कि यदि वस्तु की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का अनुपात उच्चतम बिंदु पर 1:3 है तो प्रक्षेपण कोण बताइए। ठीक है बच्चों, उच्चतम बिंदु पर आपसे कह रहा है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है। बच्चों एक फॉर्मूला यहां से याद कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए काइनेटिक एनर्जी अपान पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है 1/tan² थीटा, 1/tan² थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है बच्चों। अब 36 से कोण आपको कितना दिया हुआ है तो वही आपको बताना है। अब बच्चों देखिए तो इसका मान कितना हो जाएगा, आप समझ रहे हैं कि इसका मान हो जाएगा 1:3 यानी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए गतिज और इसका मान हो जाएगा 1/3, तो मतलब बच्चों अगर हम लोग हल करें तो tan² थीटा का मान कितना आ गया 3, तो tan बराबर कितना आ गया, tan बराबर करनी में 3, और tan कितने का मान बच्चों करनी में 3 होता है, सबको पता है 60 डिग्री, तो थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री, और यही इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो ये बच्चों फार्मूला याद कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी अपान पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/tan² थीटा, यही बच्चों क्या होता है आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है बच्चों कह रहा है कि एक वस्तु को 20 करनी में 3 i कैप प्लस 40 j कैप से प्रक्षेपित किया जाता है, तो t बराबर 2 सेकंड पर कह रहा है बच्चों उसका वक्रता त्रिज्या बताइए। अब बच्चों t बराबर 2 सेकंड पर कह रहा है कि उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा, इस बात को आप लोग बता दीजिए। अब बच्चों देखिए
अब t बराबर 2 सेकंड पर इसका वक्ता त्रिज्या बताना है। तो बच्चों वक्ता त्रिज्या के लिए आप लोग क्या करेंगे, वक्ता त्रिज्या निकालने के लिए इसके फार्मूले हैं, तो आइए निकालते हैं। देखिए अब दिया हुआ है 20 कितना, 20 दिया हुआ है प्लस √20√3 i कैप प्लस 40 j कैप, और t का मान 2 दिया है, ठीक है ना। अब बच्चों अगर हम लोग बात करें वेग की, t समय बाद वेग, देखिए क्षैतिज वेग तो बदलेगा नहीं, क्षैतिज वेग कितना है 20 करनी में 3, तो ये हो गया 20 करनी में 3। अगर आप डायरेक्शन लिखना चाहते हैं तो i कैप प्लस ऊर्ध्वाधर वेग कितना है 40, तो 40 हो गया, कितना बदलेगा तो माइनस का gt बदलेगा ये, ठीक है ना। gt चेंज होता है आपको पता है, ये हो गया j कैप। बच्चों t का मान कितना बोला है, तो t का मान का है 2 सेकंड पर, तो पहले वेग तो निकाल लें। तो वेग हो जाएगा vt बराबर हो जाएगा, तो 20 करनी में 3 हो गया i कैप, और 10 होता है, 10 गुना 20 कट गया तो कितना आएगा 20, तो 20 j कैप ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये तो आपका आ गया फाइनल वेलोसिटी। अब बच्चों फाइनल वेलोसिटी आ गया, अब क्या करना है कि इसका हम जो है परिमाण निकाल लें। क्या निकाल लें बच्चों, परिमाण निकाल लें, तभी तो आगे काम हो पाएगा। तो आइए परिमाण निकाल लेते हैं। तो परिमाण निकालेंगे तो मॉड ऑफ v जो है आप निकाल लीजिएगा, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा टोटल 40 आ जाएगा, तो 40 मीटर प्रति सेकेंड ये आ जाएगा वेग, ठीक है बच्चों। इसको हल कर लीजिएगा। देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 4 तियां 1200, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 12 1600, 1600 का मूल क्या होगा 40 होगा। तो बच्चों मॉड ऑफ v आ गया, ठीक है ना। अब मॉड ऑफ v आ गया बच्चों, तो क्षैतिज से कोण तो पता कर लें, तो थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है, या tan इनवर्स अंतिम बटे प्रारंभिक। तो अंतिम कितना है बच्चों 20 है, तो tan इनवर्स अंतिम है 20 और प्रारंभिक वाला कितना है 20 करनी में 3, तो 20 से 20 बच्चों कट गया, तो आ गया यहाँ पे tan इनवर्स 1 बटे करनी में 3। अब तो tan 1 बटे करनी में 3 कितने का मान होता है, तो ये होता है 30 अंश का मान, तो ये हो जाएगा 30 अंश, ठीक है बच्चों। तो थीटा का मान 30 अंश हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या। तो बच्चों फार्मूला याद कर लीजिए, वक्रता त्रिज्या का फार्मूला होता है r बराबर होता है v² cos स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। अब बच्चों तो मान रख के हल नहीं कर लेंगे, तो वेग का मान कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, जी का मान कितना है 10, अब कॉस कितना आया है यहाँ पे 30, अब कॉस 30 की वैल्यू कितनी √3/2, तो स्क्वायर करेंगे तो 3 और 4 भाग जाएगा ऊपर, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो है आपका आएगा 1600 बटे 5 करने में 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, जो आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर, तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, ठीक है ना, उड्डयन काल। तो वस्तु जितनी देर तक हवा में रहेगी उसे हम क्या कहते हैं उड्डयन काल, और इसका फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। परास, तो परास का भी हम लोग फार्मूला जो है पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये सवाल देखते हैं, एक और सवाल है, तो शायद बच्चों ये भी हम लोग निकाल चुके हैं क्या, ये देख लेते हैं। करा यदि वस्तु को u बराबर ai कैप प्लस bj कैप से प्रक्षेपित किया जाता है, तो कह रहा है उड्डयन काल का मान बताइए, ठीक है बच्चों, r का मान बताइए, और क्या बताइए, और आपसे कह रहा है u मैक्स अधिकतम बताइए। अब देखिए बच्चों, तो यहां पर आप जानते हैं कि फार्मूला होता है t बराबर 2u साइन थीटा अपान जी। बच्चों u साइन थीटा को ही तो ऊर्ध्वाधर वेग कहा जाता है, तो ऊर्ध्वाधर वेग कितना है b है, तो हो जाएगा 2ub अपान जी, पहले का आंसर हो गया। दूसरा बच्चों क्या पूछा है r, तो r का फार्मूला क्या होता है, देखिए r का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी होता है। अब बच्चों u स्क्वायर लिख सकते हैं u इंटू यू, साइन 2 थीटा का फार्मूला सबको पता होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान जी। अब बच्चों r और क्या हो जाएगा 2, अब ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से अगर देखेंगे तो एक 2 को बाहर कर दीजिए, अब हो जाएगा u साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा अपान जी। इसको तोड़ सकते हैं, तोड़ना तो कर ही लेंगे आप लोग। अब बच्चों देखिए u साइन थीटा का मान कितना, यानी आपका ऊर्ध्वाधर b दिया है, u साइन थीटा मतलब क्षैतिज कितना दिया है a दिया है, तो r बराबर हो गया 2ab अपान जी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो r बराबर 2ab अपान जी, यही आपका आंसर होने वाला है, ठीक है बच्चों। अगला है आपका r हो गया। अब u मैक्स, तो बच्चों अधिकतम जो है इसका वेग क्या होगा, तो बच्चों अधिकतम वेग क्या, अच्छा बच्चों u मैक्स नहीं सॉरी h मैक्स है, तो कह रहा है अधिकतम ऊंचाई क्या होगा। तो बच्चों अधिकतम ऊंचाई फॉर्मूला होता है h बराबर होता है u स्क्वायर अपान 2g,
तो होता है u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान 2g। अब बच्चों u साइन थीटा, तो ये ऊर्ध्वाधर वेग कितना है, तो ऊर्ध्वाधर वेग b है, तो ऊर्ध्वाधर वेग b है तो हो जाएगा b स्क्वायर अपान 2g, यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा, इस तीनों सवाल को हम लोग कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगला है बच्चों, कह रहा है वस्तु का औसत वेग 8 सेकंड में क्षैतिज हो जाता है, तो किस ऊंचाई पर जो है इसका कह रहा है शक्ति शून्य होगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से प्रश्न आप लोग पढ़ लिए। बच्चों देखिए, कह रहा है किस ऊंचाई पर शक्ति शून्य होगा, तो बच्चों इसका फार्मूला हम लोग जो है याद कर लेते हैं। अधिकतम ऊंचाई और समय में संबंध, देखिए बच्चों एच मैक्स और टाइम में संबंध क्या होता है आपको याद होना चाहिए। तो एच मैक्स का फार्मूला होता है, याद कर लीजिए, एच मैक्स का फार्मूला होता है टी स्क्वायर अपान 8g। ठीक है बच्चों, याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला होता है टी स्क्वायर अपान 8 इंटू जी, ये फार्मूला होता है, इस बात को याद कर लीजिए। अब बच्चों देखिए क्या कर रहा है कि इतना हो जाता है, अब इसका मान रख देते हैं। चलिए, तो अब बच्चों 8 सेकंड में तो टी स्क्वायर का मान कितना होगा 8, तो 8 गुणते 8 अब बटे 8, और जी का मान कितना है, तो जी का मान आप 10 रख दीजिए। ठीक है बच्चों, तो 10 से 10 कट गया तो कितना आ गया 8 10 में 80। ठीक है बच्चों, तो 80 मीटर पे उसकी शक्ति शून्य हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला जो है समय के साथ ये होता है, तो एच मैक्स बराबर टी स्क्वायर अपान 8 इंटू जी। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल बच्चों, यदि अधिकतम एच और आर के मध्य संबंध दिया हो, ठीक है, अब बच्चों अगर ये हो तो ध्यान दीजिएगा, अब एच और आर के बीच का जो है अधिकतम रिलेशन क्या होता है, तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये होता है एच मैक्स अब बराबर होता है आर बटे एन, और जो संख्या होगा वो नीचे एन क्या है, तो एन एक यहाँ पे संख्या है। अब संख्या सवाल के हिसाब से हम लोग निर्धारित कर लेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आइए एक सवाल देखते हैं। एक सवाल दिया हुआ है कि प्रक्षेप गति के दौरान वस्तु का ऊर्ध्वाधर परास, ठीक है, जो परास है ऊर्ध्वाधर परास क्षैतिज परास के समान है, तो कह रहा है प्रक्षेपण कोण बताइए। जो समान है मतलब एक गुना, समान का मतलब क्या है एक गुना। ठीक है, तो आप देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग जानते हैं इस कंडीशन में हो जाएगा एच मैक्स इज इक्वल टू सॉरी बच्चों हो जाएगा आर अपान एन, तो यहाँ पे एन का मान 1 होगा, तो यानी बच्चों यहाँ पे हो गया एच मैक्स बराबर हो गया आर। अब बच्चों एच मैक्स बराबर आर हो गया। ठीक है, तो अब बच्चों हमें निकालना है थीटा, और थीटा का क्या मान होता है, देखिए तो थीटा बराबर हो जाता है फार्मूला, ये फार्मूला है आपको याद करना पड़ेगा, tan इनवर्स हो जाता है, tan इनवर्स हो जाएगा और कितना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स h अपान n, क्या हो जाएगा tan इनवर्स h अपान n या u अपान n, ये याद कर लीजिए, ये आपको आगे काम करेगा। ठीक है बच्चों, तो याद कर लीजिए tan इनवर्स होता है और क्या हो जाएगा h अपान n। ठीक है, तो h अपान n। अब बच्चों मान रख दीजिए, तो tan इनवर्स h का मान h, n का मान 1, तो आ गया tan इनवर्स h, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला है बच्चों, अधिकतम परास R यदि वस्तु समान चाल से अलग अलग कोणों पर प्रक्षेपित की जा रही है, तो थीटा बराबर 45 अंश के लिए परास का मान अधिकतम होगा। ये बच्चों आपको याद रखना है। ठीक है, कि अगर जो R है, अगर R अधिकतम कब होगा, तो R अधिकतम तभी होता है जब कोण का मान कितना हो जाए 45 डिग्री हो जाए। ठीक है बच्चों, अगर कोण का मान 45 डिग्री हो जाता है तो इस बात को ध्यान रखिएगा, तब R जो मैक्सिमम होता है, R मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर अपान जी, याद रखिएगा। इस परिस्थिति में t का जो वैल्यू है बच्चों आ जाता है √2u अपान जी आ जाता है। कैसे आया आप फार्मूले में रख के निकाल लीजिएगा। अब तो जो h का फार्मूला है, तो h का फार्मूला आता है u स्क्वायर अपान 4g आता है। ठीक है बच्चों, तो सॉरी आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है बच्चों, जमीन पर पानी का छोटा सा फव्वारा स्थित है जिससे पानी u मीटर प्रति सेकंड से सभी संभावित दिशाओं में व संभावित कोणों से निष्कासित हो रही है। फव्वारे के द्वारा निष्कासित पानी का कितना अधिकतम क्षेत्रफल जो है प्राप्त करेगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए a का फॉर्मूला होता है, a बराबर होता है, अब चूंकि पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल ही होगा, r मतलब क्या होगा रेंज। अब बच्चों अधिकतम की बात कर रहा है तो पाई, अभी हम R मैक्सिमम का फॉर्मूला पढ़े u स्क्वायर अपान जी। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा u स्क्वायर अपान जी का स्क्वायर। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा
पाई u की पावर 4 अपान जी स्क्वायर, यही इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अभी भी फॉर्मूला पढ़ेगा कि अगर अधिकतम r होगा तो यही तो होगा u स्क्वायर अपान जी। तो अब चूंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। अगला सवाल बच्चों, समान परास के लिए सवाल कहा जा रहा है। समान परास कब होंगे? तो यदि किसी वस्तु को समान चाल से अलग अलग कोणों पर प्रक्षेपित किया जा रहा हो तो निम्न युग्मों में परास का मान समान रहेगा। जैसे चाहे थीटा पर फेंकिए चाहे 90 माइनस थीटा पर फेंकिए, दोनों ही कंडीशन में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वेग बराबर होंगे। दूसरा, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर जो है क्षैतिज से थीटा फेंकिए और चाहे ऊर्ध्वाधर से थीटा फेंकिए, दोनों बराबर होंगे। तीसरा, चाहे 45 प्लस थीटा से फेंकिए और चाहे 45 माइनस थीटा, चाहे अल्फा कर दीजिए, अगर दोनों समान है तो यही होगा। कुल मिलाकर बच्चों, अगर पूरक कोणों से फेंका जाएगा तो पूरक कोणों से फेंकेंगे तो ध्यान रखिएगा परास का मान क्या होगा? समान होगा। अब बच्चों देखिए, परास की बात हो रही है। बच्चों देखिए, परास की बात हो रही है, समझिएगा थोड़ा सा। अब बच्चों एक सवाल दिया हुआ है आपको, ठीक है, एक सवाल क्या दिया है पढ़िए। कह रहा है किसी वस्तु को समान चाल से क्षैतिज से 20 डिग्री, 45 डिग्री और 80 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि परास का बढ़ता क्रम लिखिए। बच्चों अगर मान लीजिए 20 डिग्री पर फेंकते हैं ऐसे जाएगा, तो ये हो गया थीटा बराबर आ गया 20 डिग्री। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन बच्चों अगर आप जानते हैं 45 फेंकेंगे तो ये 45 पर क्या होता है कि मैक्सिमम होता है। 45 पर क्या होगा? तो 45 पर ये जो है मैक्सिमम जाएगा, तो ये आ गया 45 डिग्री पर। लेकिन बच्चों अगर 80 पे करेंगे तो कहीं ना कहीं वो इसकी तुलना में क्या होगा? कम हो जाएगा। आप जानते हैं कि एंगल का मान बढ़ गया 80, तो 80 का मान जो है बच्चों और कम हो जाएगा। ज्यादा ऊंचाई से फेंके हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा R जो 45 पर फेंके हैं सबसे ज्यादा, फिर जो R 20 पर फेंके हैं सबसे ज्यादा, फिर R जो 80 पर फेंके हैं सबसे कम होगा। ठीक है, तो एक बात को ध्यान रखिएगा कि R का मान 45 डिग्री के कोण पर सर्वाधिक होता है। जैसे जैसे हम 45 से दूर जाएंगे, ठीक है बच्चों, जैसे जैसे हम 45 से दूर जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे हमारा प्रक्षेपण कोण का मान जो है घटता जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 20 जो है 85 से 80 से नजदीक है, इसलिए उसका मान जो है ज्यादा हो गया। अगला है बच्चों, वस्तु को u मीटर प्रति सेकंड से क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका जाता है। तो आपको कह रहा है समान परास व समान चाल जो है प्राप्त की गई, तो H1 H2 और उड्डयन काल T1 T2 ज्ञात करिए। तो H1 अपान H2 बताना है आपको और T1 अपान T2 बताना है आपको। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए H1 का मान क्या होगा? तो H1 का मान हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। H2 क्या हो जाएगा बच्चों? तो H2 देखिए साइन जहां थीटा है वहां 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा 90 माइनस थीटा अपान 2g। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। ठीक है, अब बच्चों इसको जो है हम लोग सॉल्व कर लें, तो सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा u स्क्वायर और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपान आ गया 2g। तो बच्चों आ गया H1 और H2। क्या आ गया? H1 और H2 आ गया। अब बच्चों हमसे पूछा क्या है? तो H1 H2 ही तो पूछा है। ठीक है, तो H1 H2 और R में क्या पूछा है? संबंध पूछा है। ठीक है ना, तो ये बच्चों H1 H2 तो आ गया। अब बच्चों इसका सवाल आप लोग कर लीजिएगा। अगर जो है हमें परास R का मान पूछा है H1 और H2 के पदों में, तो अब बच्चों R का मान क्या होता है? देखिए, तो R का मान अगर आप निकालेंगे तो R का मान होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g। ठीक है, अब बच्चों इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान g। अब बच्चों r का मान क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा u साइन थीटा, ठीक है, इंटू u कॉस थीटा और अपान g, 2 को बाहर कर दीजिए। अब बच्चों यहाँ से अगर u साइन थीटा का मान निकालेंगे, यहाँ से निकाल लीजिए, u साइन थीटा का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 2gh1। तो 2gh1 ये आ जाएगा u साइन थीटा का मान, तो यहाँ रख दिया जाएगा, क्या हो जाएगा 2gh1। अब बच्चों इसी प्रकार u cos थीटा का मान निकालें, तो u cos थीटा का मान यहाँ हो जाएगा 2gh2 हो जाएगा, और दोनों रूट में रहेंगे। g बच्चों जो है बाहर रहेगा और 2 बाहर रहेगा। अब देखिए तो बच्चों दोनों सेम संख्या है, बाहर निकल जाएंगे, तो 2g बाहर निकल गया अपान g पहले से ही है। बच्चों H1 और H2 जो है ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो g से g कट गया तो आ गया 4 और रूट के भीतर H1 H2। तो जो इस प्रकार के सवाल आप लोग पढ़ चुके हैं।
ठीक है बच्चों। इसी प्रकार T1 T2 का मान निकाल लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगर T1 T2 का मान आप निकालते हैं तो आएगा R बराबर 1/2 G T1 T2। अब बच्चों इसका मान देखिए आपको रखना पड़ेगा। अब आप सोचिए बिना मान रखे आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। पथ का समीकरण बच्चों हो चुका है। अगला बच्चों एक सवाल है कि एक वस्तु को जमीन से 45 अंश के कोण पर जो है क्या कहा जा रहा है, प्रक्षेपित किया गया है। तो वह 2 मीटर की दूरी पर जो है मीनार की चोटी से क्या होता है बच्चों, छूती हुई आगे जाके 8 मीटर दूर गिरती है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए। देखो बच्चों, इसका एक फार्मूला होता है y बराबर x tan थीटा, अब कोष्टक में होता है 1 माइनस x अपान r। अब बच्चों मीनार की ऊंचाई यही तो h है, x tan थीटा। x का मतलब वो कितनी दूर पर है, तो आपको दिया हुआ है साफ साफ कि 2 मीटर की दूरी पर है, 2 हो गया, 45 है तो tan 45 के मान 1 होता है, 1 माइनस कितना मीटर, 2 मीटर r। तो कितना दूर जा गिरा, 2 मीटर पे तो दीवार है और 8 मीटर जाके दूर गिरा, 2 मीटर की दूर पे दीवार है और गिरा जाके 8 मीटर की दूरी पे। तो कुल r का तो मान 8 2 10 मीटर हो गया। तो इसका मान रख देंगे 10। साल कर लेते हैं बच्चों, 2 आ गया, 10 से कम 2, 10 में से गया 2 8, तो आगे 8/10, 8 दूनी 16/10, यानी 1.6 मीटर जो है बच्चों ये मीनार की हाइट हो जाएगी। तो ये हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अगला बच्चों क्षैतिज प्रक्षेप गति। अब बच्चों क्षैतिज प्रक्षेप गति का मतलब क्या है देखिए, क्षैतिज प्रक्षेप गति का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आप किसी हाइट पर हैं और किसी हाइट पर है और यहां से आप क्या करें, क्षैतिज से u वेग से फेंकिए। तो क्षैतिज से u वेग से फेंकेंगे धीरे कहाँ गिरेगा, नीचे ही गिरेगा। कहाँ गिरेगा, नीचे ही गिरेगा। तो बच्चों यहाँ नीचे गिरेगा तो एक बात ध्यान रखिएगा कि क्षैतिज वेग तो नहीं बदलेगा। तो ux का मान vx का मान ये u के बराबर होगा, इस बात को हमें ध्यान रखना है। अच्छा क्षैतिज तब तुरंत भी क्या हो जाएगा, क्षैतिज तुरंत 0 होगा। लेकिन जो ऊर्ध्वाधर वेग बदलेगा तो ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाएगा, तो ऊर्ध्वाधर वेग हो जाएगा vt बराबर हो जाएगा ut माइनस का gt, ठीक है बच्चों। तो ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाएगा u, देखिए ऊर्ध्वाधर वेग की बात करें वो बदलेगा तो v का फॉर्मूला होता है u माइनस का gt, u माइनस का क्या होगा, gt होगा। अब बच्चों अंतिम वाला तो है तो जो है x की दिशा में तो हो जाएगा u i कैप और माइनस का gt, ठीक है, ये हो जाएगा आपका j कैप। क्योंकि बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो ऊर्ध्वाधर त्वरण है वो तो 0 होगा, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर जो वेग है प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग वो भी क्या होगा, 0।